देखो भाई, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है, आप हम पढ़ रहे हैं जैसे इंटरनेशनल बिजनेस के पहले 2 लेक्चर्स हम कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि एक कंपनी कैसे इंटरनेशनल कंपनी बनती है, कैसे मल्टीनेशनल कंपनी बनती है, कैसे ग्लोबल और फिर ट्रांसनेशनल कंपनी बनती है। उनको क्या करना होता है, ट्रेड करना होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्यों होता है, इसके पीछे एक ही रीजन है, अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को एक्सपेंड करना, अपने रिवेन्यू जनरेट करना, फॉरेन रिजर्व इंक्रीज करना। ऑल countries depends on each other for their needs and their requirement। किसी ना किसी कंट्री को दूसरी कंट्री से कुछ ना कुछ उसको डिपेंडेंसी है ही। फॉर एग्जांपल इंडिया के पास पेट्रोल डीजल के लिए दूसरी कंट्री पे अपने डिपेंड होना पड़ता है, ठीक है। इसी तरीके से इंडिया पर भी जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इंडिया की जैसे टॉप मोस्ट चल रही है, तो इस तरीके से दूसरी कंट्री भी इंडिया पे डिपेंड है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होगा सर्विसेज का और गुड्स का, तो आपका कोई ना कोई बैलेंस रहेगा कि या तो हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे होंगे या ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे होंगे। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है कि एक कंट्री की एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हुई, जिसमें हमारे कितने एक्सपोर्ट्स थे, कितने आउटफ्लो थे और कितने इंपोर्ट्स इनफ्लो थे, उन सभी की ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंक्लूड करते हैं। अगर हमारे एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हो रहे हैं, आउटफ्लो ज़्यादा हो रहा है गुड्स का एज कंपेयर टू इनफ्लो इंपोर्ट्स, तो हम क्या कहेंगे, हमारे लिए फेवरेबल है। एंड अगर आपके मान लो इन्वर्स मिला कि हमारी इंपोर्ट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू आउटफ्लो यानी एक्सपोर्ट, तो ये अनफेवरेबल है, डेफिसिट में चला जाएगा। तो हम देखते हैं, हम डिटेल में पढ़ते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है क्या है। अभी जैसे मैं बताया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट एक स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है, जिसमें आप क्या कर रहे हो, आप ये स्टडी कर रहे हो कि हमारी कितनी रिसिप्ट एंड पेमेंट है फ्रॉम द ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। रिसिप्ट कितनी हुई गुड्स एंड सर्विसेज के ट्रांजैक्शन से, मींस एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, और कितनी हमारी पेमेंट्स हुई, ठीक है। ये हमारी इनफ्लो और आउटफ्लो के बारे में बताता है फॉरेन एक्सचेंज का। देखो फॉरेन एक्सचेंज अगर आप कर रहे हो एक्सपोर्ट, तो फॉरेन एक्सचेंज आपकी इंडिया में आएगा इनफ्लो प्लस, फॉरेन एक्सचेंज आएगा। सेल करोगे तो पैसे आएंगे, एक्सपोर्ट करोगे तो पैसे आएंगे, मतलब और करेंसीज आएंगी, और अगर आप इंपोर्ट करोगे तो आउटफ्लो होगा। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इन्हीं चीज़ को आपको रिकॉर्ड करता है। अब देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट में आता क्या क्या है, ये देखेंगे हम। बेसिकली जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें आपका आता है विजिबल आइटम्स। क्या क्या, थ्री आइटम्स आते हैं। एक तो विजिबल आइटम्स, जिसको आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, यानी गुड्स ओनली। मर्केंटाइज अकाउंट आते हैं इसमें, ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड, इसमें क्या किससे रिलेटेड है, बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम जो रिकॉर्ड करते हैं वो करते हैं सिर्फ और सिर्फ गुड्स, ठीक है। गुड्स की ट्रांजैक्शंस कितनी, ट्रेड का मतलब होता है गुड्स के साथ। आप सिंपल सा समझिए कि हमारे पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितने एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स हुए और कितने इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स हुए, और जो इन दोनों का डिफरेंस आएगा वो बैलेंस ऑफ ट्रेड। अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा आया किससे, इंपोर्ट से, तो आपके लिए क्या हुआ, फेवरेबल। और एक्सपोर्ट अगर आपका कम आया इंपोर्ट से, तो क्या आया, अनफेवरेबल। और एक्सपोर्ट इज इक्वल टू इंपोर्ट आया, तो बैलेंस, कि दोनों ही चीज़ें हमारी बैलेंस हुई, ना प्रॉफिट में हुआ ना लॉस में। जैसे चाइना है, चाइना से हम इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ही एक्सेस में, नेगेटिव ही रहता है। यूएसए को हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं वहाँ से, तो हमारे वहाँ फेवरेबल है। चाइना के साथ हमेशा नेगेटिव सही चलता रहता है, और यूएसए के साथ हमारा पॉजिटिव, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखो हमने बात की विजिबल। विजिबल का मतलब गुड्स के अकॉर्डिंग, गुड्स का फिजिकल गुड्स होगा एक्सपोर्टेड और इम्पोर्टेड। इनविजिबल में आ गया आपका क्या, सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। क्या आ गई, हमने जो सर्विसेज दी, फॉर एग्जांपल हमारे कोई कॉमर्शियल बैंक्स काम कर रहे हैं, कोई कॉमर्शियल अंडरटेकिंग्स है, किसी और तरीके की है, कोई रेम्यूनरेशन पे किया जा रहा है, वो सारे आपके किस में आएंगे, सर्विसेज में आएंगे। तो ठीक है, तो वर्कर्स मेंटेनेंस आ गया, रेम्यूनरेशन आ गया, तो ये सर्विसेज में आए। और एक आया आपके पास कैपिटल ट्रांसफर्स। कैपिटल ट्रांसफर का मतलब कोई लोन आपने लिया हो, कोई लोन आपने दिया हो, कोई यूनिलेटरल पेमेंट आई हो, इस तरीके की, मतलब कैपिटल के रूप में आपकी ट्रांजैक्शंस हुई हो, कोई गोल्ड की जो मूवमेंट है, मोनेटरी मूवमेंट है, तो वो सभी आपके कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शंस में जाएगी। तो बेसिकली आपकी क्या क्या चीज़ आई,
किसमें, बैलेंस ऑफ पेमेंट में विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स और तीसरा कैपिटल ट्रांसफर। ठीक है, हम बारी बारी से अब इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड को। तो अभी आपने पढ़ा कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है सिर्फ और सिर्फ किसके साथ है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स ओनली। अब इसकी क्या क्या मतलब फीचर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट, आप ध्यान से पढ़ेंगे। देखो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मीन्स कितना आपके पास इनफ्लो आया और कितना आउटफ्लो, इसको एक सिस्टमेटिक आपको लिखना है। डबल एंट्री सिस्टम आपका काम कर रहा होता है, तो हम इनफ्लो एंड आउटफ्लो को यहाँ पर आप रिकॉर्ड करोगे। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है, कंप्रेहेंसिव सब कुछ आ जाता है। इसका स्कोप बहुत बड़ा है, बैलेंस ऑफ ट्रेड का क्या है, स्कोप बहुत बड़ा है। जितनी भी आप गुड्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो सारी की सारी इसमें आप लेके चलते हो। डबल एंट्री सिस्टम याद रखना, डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे होता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ समझना, अगर आप डबल एंट्री सिस्टम अडोप्ट कर रहे हो तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ऑलवेज जीरो या बैलेंस रहता है। इकोनॉमिक सेंस में ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि आपको पता है डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। अगर आप डबल एंट्री सिस्टम अडोप्ट करोगे तो क्या आएगा, जीरो, ना फेवरेबल ना अनफेवरेबल, हमेशा बैलेंस रहेगा। लेकिन अब कहते हो कि अनफेवरेबल होता है, किस सेंस में होता है, वो होता है इकोनॉमिक सेंस में। इकोनॉमिक सेंस में आपका अनफेवरेबल भी होगा, फेवरेबल भी हो सकता है, तो बैलेंस भी हो सकता है, तीनों चीज पॉसिबल है। बट इन अकाउंटिंग सेंस ऑलवेज फेवरेबल, मतलब ऑलवेज आपका बैलेंस रहेगा, ना फेवरेबल ना अनफेवरेबल। ठीक है, सारी चीज गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन हो तो ये आपकी गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट सभी को ये रिकॉर्ड करके चलता है। ठीक है, इस तरीके की आपकी हो सकता है। सरप्लस कब होगा, जब एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे इंपोर्ट से। अनफेवरेबल जब आपके एक्सपोर्ट कम होंगे इंपोर्ट से। और बैलेंस कब होगा, जब आपके दोनों की चीजें बराबर होंगे, एक्सपोर्ट इक्वल टू इंपोर्ट। ठीक है, अब देखो हमने बात की, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है इन चार चीजों को इंक्लूड करके चलता है। एक तो पढ़ लिया आपने क्या, बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द पार्ट ऑफ करंट अकाउंट। तो इसमें सबसे पहले क्या आया, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में बैलेंस ऑफ ट्रेड तो आ ही गया, मतलब मर्केंडाइज अकाउंट तो आ ही गया। इसके अलावा क्या आ गया, सर्विसेज भी आ गई जाएगी इसमें। ठीक है, इसके अलावा यूनिलेटरल पेमेंट, ये सारी चीजें इसी में आएगी। सर्विसेज भी आ गई, बैलेंस ऑफ ट्रेड भी आ गया और यूनिलेटरल पेमेंट भी आ गई। कैपिटल अकाउंट्स में आप क्या करते हो, जितनी भी कैपिटल रिसिप्ट एंड पेमेंट है वो सारी चीजें आती है। स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसीज या एरर एंड ओमिशन क्या होता है, भाई बहुत सारी आपने वैसे कितने अच्छे से अकाउंट प्रिपेयर किए हो सकता है कोई ना कोई एरर रह गई हो, तो इस एरर को भी ठीक कर सकते हो आपने। तो ये क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसीज। जो एरर है उसको ठीक कर लेंगे, एरर एंड ओमिशंस बोल देते हैं इसको। और एक आता है ऑफिशियल रिजर्व कि आरबीआई के पास फॉरेन के कितने रिजर्व है। तो ये चार चीज़ों से मिलके पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट बनता है। फर्स्ट कौन कौन से बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसीज एंड फोर्थ वन इज ऑफिशियल रिजर्व। ठीक है, और इसका मतलब आप समझ में आया कि अगर कोई आपने हाँ जी देखो भाई, अब करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस में क्या क्या इंक्लूड करते हो आप, आपने देख लिया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या क्या आया। अब बात आई करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस में क्या क्या आते हैं। करंट अकाउंट में बैलेंस ऑफ ट्रेड तो देख ही लिया था, तो यानी कि आया इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स, गुड्स का भी आ गया, सर्विसेज का भी आ गया। ठीक है, क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप विद इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट ट्रांजैक्शन इज विद इन 1 ईयर। एक साल में जो ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपका पूरा आ जाएगा। आपको पता है इस बार का जो आपका 2020-21 का 21-22 का जो हमारा हुआ है बैलेंस ऑफ पेमेंट, वो कितना आया है, हमारा आया 192.8 यूएस बिलियन। इतने का मतलब डेफिसिट आया, जिसमें से 100 यूएस बिलियन का जो हमारा क्रूड ऑयल की वजह से, इतना हम क्रूड ऑयल मंगाते हैं, मतलब ये जो पेट्रोल डीजल है, अगर ये आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल पे ट्रांसफर कर लिए ना तो इतना आपका कम हो जाएगा। तो 100 का 100 तो नहीं होगा, कुछ 40 भी कम कर लोगे, 50 कम कर, और भी कम आ जाएगा। तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट इस तरीके का गया है। ठीक है, तो करंट अकाउंट में क्या क्या आया, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स, यानी मर्केंडाइज ट्रेड अकाउंट आ गया पूरा का पूरा। दूसरा आपके सर्विसेज का आ गया, पूरा सर्विस अकाउंट आ गया। ठीक है, सर्विसेज में क्या क्या आया, आपके जो सर्विस आपकी जो रिकमेंडेड प्रोवाइड की गई है कमर्शियल अंडरटेकिंग के द्वारा, एक्सपर्ट्स की सर्विसेज दी है आपने, ट्रेवलिंग के हुई।
ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, इन्वेस्टमेंट इनकम। एक बात याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है इन्वेस्टमेंट कौन कौन सी हो सकती है आपकी, एफडीआई और दूसरा एफआईआई बोल सकते हो या एफपीआई। ठीक है, अगर आप बात करो कि एफडीआई कहाँ आएगी या एफपीआई कहाँ आएगी, तो ये इन्वेस्टमेंट तो चली जाएगी कैपिटल अकाउंट में। और बात करो कि इसकी इनकम यानी जो उसका प्रॉफिट्स है वो कहाँ जाएगा, आपका पूरा का पूरा करंट अकाउंट। याद रखना, इन्वेस्टमेंट इनकम तो आएगी करंट अकाउंट में, और इन्वेस्टमेंट या एफडीआई एफपीआई वो चली जाएगी कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए लगता है पैसा। ये 1 ईयर में इनकम की जनरेट है। इसमें जैसे आपका क्या मिल सकता है, डिविडेंड मिल सकता है, इंटरेस्ट मिल सकता है, ये सारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, देखो ये लिखा भी हुआ है कि इन्वेस्टमेंट इनकम इज द पार्ट ऑफ करंट अकाउंट, वेयरएज इन्वेस्टमेंट और एफडीआई पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसके अलावा जो आपने गवर्नमेंट की ट्रांजेक्शन्स की है वो सारी आपकी इसी में आएगी। इसके बाद आपकी जैसे कि ये देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल की गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन कैसी आएगी। इंडिया ना मेंबर है सार्क का, है ना, आगे पढ़ेंगे सार्क के बारे में भी। इंडिया इसको ना एनुअल जो भी फीस होती है वो मेंबरशिप फीस होती है वो पे करता है। तो ये यहाँ पर आएगा कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू, इन्होंने गवर्नमेंट का एक एक्सपेंसेस है, हर साल देना होता है, मेंबरशिप फीस है वो देनी पड़ेगी, तो ये करंट अकाउंट में आ गया। ठीक है, यूनिलेटरल पेमेंट को ही वन साइडेड पेमेंट रिसिप्ट, जैसे डोनेशंस कर दिया आपने, कोई गिफ्ट दे दिया हो, कहीं पर ड्रॉट आता है वो पेमेंट हो गई, मिल भी सकती है और आप उसको कर भी सकते हो। यूनिलेटरल अगर आपको रिसिप्ट हो रही है तो क्या होगी आपके लिए, प्लस या नेगेटिव आइटम? हाँ जी बताओ। यूनिलेटरल रिसिप्ट है तो आपके लिए क्या होगा, प्लस पॉजिटिव। और अगर आपके पास पेमेंट है तो आपके लिए क्या होगा, आउटफ्लो होगा, तो आपके लिए क्या होगा, नेगेटिव आइटम। ठीक बात है ना। उसके बाद देखो नॉन मॉनेटरी मूवमेंट ऑफ गोल्ड, एक ये भी बात इंपॉर्टेंट है, नॉन मॉनेटरी मूवमेंट ऑफ गोल्ड। नॉन मॉनेटरी मतलब मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं है, विदाउट मॉनेटरी ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो, उससे प्रॉफिट्स हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो वो सारी की सारी आएगी करंट अकाउंट में। अगर आपका मॉनेटरी मूवमेंट है तो कहाँ चला जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। दो बातें याद रखना, मॉनेटरी मूवमेंट ऑफ गोल्ड कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट। हाँ कितना आया तो वो यहाँ पर आया, प्रॉफिट एंड लॉसेस पता लग जाएगा ना आपको नॉन मॉनेटरी में। तो अगर यहाँ पर क्या है, अगर आपका मॉनेटरी मूवमेंट हो रहा है, मतलब उसको बाइंग एंड सेलिंग समथिंग इस तरीके की चीजें हो रही है, तो आप क्या लिखोगे, जिसको तो लिख दोगे कहाँ पर, कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, कहाँ चला जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। मॉनेटरी कैपिटल में, नॉन मॉनेटरी यहाँ पर। ठीक है, एक और बात यहाँ ध्यान से सुनना, करंट अकाउंट आपने पढ़ लिया है, ऑल एक्सपोर्ट्स आर पॉजिटिव आइटम एंड ऑल इंपोर्ट्स आर नेगेटिव। एक और बात ध्यान से सुनना, यूनिलेटरल ट्रांसफर का मैंने बताया था, यूनिलेटरल ट्रांसफर नहीं, यहाँ पर लिखोगे रिसिप्ट है, सॉरी ठीक है, रिसिप्ट ऑफ यूनिलेटरल ट्रांसफर पॉजिटिव, पेमेंट है नेगेटिव। ठीक है, एक और बात, आपके अगर इनफ्लो हो रहा है प्लस आइटम है तो वो क्रेडिट होते हैं, और अगर आउटफ्लो हो रहा है तो वो डेबिट होते हैं। प्लस आइटम और क्रेडिट और माइनस आइटम डेबिट, डबल एंट्री सिस्टम है भाई, और डबल एंट्री सिस्टम यही कहता है। ठीक है, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट द ऑल एक्सपेंसेस एंड, वही रूल है, सेम यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया है। और ऑल विजिबल गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हो, मर्केंडाइज में आया। ठीक है, ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड निकालने के लिए मर्केंडाइज अकाउंट में आप लिख दो। और कैपिटल अकाउंट में जो आपका लॉन्ग टर्म के लिए होता है, इसमें क्या क्या आता है, देखो ध्यान से सुनो, प्राइवेट फॉरेन लोन फ्लो, कोई लोन दिया आपने उसका फ्लो आया, बैंकिंग फ्लो, कोई बैंकिंग लोन दिया है, ये प्राइवेट थे, बैंकिंग के फ्लो आ गया। ठीक है, ऑफिशियल कैपिटल ट्रांजैक्शन, मतलब कोई गवर्नमेंट की कोई ट्रांजैक्शन की गई है ऑफिशियली। ठीक है, रिजर्व, मॉनेटरी, गोल्ड एंड एसडीआर, जो आईएमएफ के पास एसडीआर होता है, हमारे पास जो रिजर्व है, मॉनेटरी गोल्ड की बात हो रही है, नॉन मॉनेटरी तो वहां चला गया, मॉनेटरी आपका यहाँ पे आया, मॉनेटरी गोल्ड मूवमेंट वही आ गई चीज। ठीक है, बैलेंस ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई, इन्वेस्टमेंट यहाँ चला गया। ठीक है, अगर इनकम है तो वहाँ चली जाएगी। ठीक है, तो यही बात है कि इन्वेस्टमेंट वहाँ यहाँ पर ही आ गया। और यहाँ पर क्या है, फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो सारे प्लस आइटम जितने भी आपके पास है, एक्सचेंज इनफ्लो मतलब अगर आपके पास आ रहा है
तो प्लस होगा, और आउटफ्लो है तो माइनस होगा, ठीक है। और एक ये बात अभी पढ़ी आपने, ऑल इनफ्लोज आर पॉजिटिव और रिकॉर्डेड इन दी क्रेडिट साइड एंड ऑल आउटफ्लो आर नेगेटिव और रिकॉर्डेड इन दी डेबिट साइड, ठीक है। और इनफ्लो क्रेडिट साइड में पता लग गया। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आई, करंट अकाउंट में डेफिसिट रह गया, मतलब आपके करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब है कि आपके एक्सपोर्ट कम रह गए इंपोर्ट से, और इसका मतलब अनफेवरेबल। अभी आपने एक बात पढ़ी है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ऑलवेज जीरो इन अकाउंटिंग सेंस। तो इसके लॉसेस को, ये जो डेफिसिट है, इसको कैसे पूरा किया जाएगा? इसको आप पूरा करोगे कैपिटल अकाउंट से, कहीं से लोन लेके आओ, फॉरेन से IMF पे से लोन लेके जाते हैं बेसिकली हम। जब भी कोई बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव हो जाता है ना किसी कंट्री का, तो IMF से लोन ले आता है शॉर्ट टर्म के लिए, कहीं और से अरेंज करो आप। यानी करंट अकाउंट का जो डेफिसिट है उसको आप कवर कर सकते हो कैपिटल अकाउंट से। कैपिटल अकाउंट के डेफिसिट को कैन नॉट बी कवर होती है। कैपिटल अकाउंट के लिए नहीं कि उससे पूरा कर लोगे, उसके लिए तो आप कैपिटल के लिए और लोन लेके आओ बाहर से, कैपिटल को लोन से पूरा करो। यानी ये जो आपका ये है, इसको कैपिटल से पूरा कर लो, चाहे लोन लेके आओ, किसी भी तरीके से करो, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। और एरर एंड ओमिशन का मतलब मैं बता चुका हूँ कि आप जो भी आपकी एरर हो गई, आप बेसिक कितनी केयरफुली कर रहे हो, कुछ ना कुछ एरर पॉसिबल है, उसका एरर एंड ओमिशन बोल देते हैं। एक बात आई, ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन। ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन का मतलब जो RBI के पास जो रिजर्व है, ऑफिशियल रिजर्व मतलब जो RBI के पास या गवर्नमेंट के पास जो रिजर्व्स है उनकी ट्रांजैक्शन। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, अब आपके ऑफिशियल रिजर्व बढ़ रहे हैं, तो आपके लिए प्लस आइटम है या माइनस आइटम? बढ़ रहे हैं, हाँ बताओ, प्लस नहीं माइनस। ऑफिशियल रिजर्व तब बढ़ेंगे जब आप बाहर से कुछ लेके आओगे पैसे, मतलब आउटफ्लो होंगे तभी ऑफिशियल रिजर्व बढ़ेंगे। नहीं आई बात समझ में? ऑफिशियल इंक्रीज इन ऑफिशियल रिजर्व मीन्स आपका आउटफ्लो होगा, और आउटफ्लो होगा तो नेगेटिव। इन डिक्रीज इन ऑफिशियल रिजर्व मतलब डिक्रीज, कम हो रही है, इनफ्लो होगा, बेच दिया आपने ऑफिशियल रिजर्व, तो आपके लिए क्या होंगे वो? प्लस आइटम। देखो ध्यान से सुनो, आपके पास SDR है, SDR को आपने बेच दिया, आ गया इनफ्लो होगा ना, इनफ्लो हो गया तो प्लस आइटम। और इंक्रीज और SDR ले लिया आपने तो क्या होगा? पैसे बाहर गए तो वो आपका क्या हो गया? आउटफ्लो। यानी इंक्रीज तो क्या होगा? डिक्रीज इन ऑफिशियल रिजर्व प्लस बैलेंस पॉजिटिव होगा, इनफ्लो होगा, ठीक है। और इंक्रीज इन ऑफिशियल रिजर्व आपका क्या होगा? नेगेटिव, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या क्या इंक्लूड करा आप? क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट, मर्केंडाइज ट्रेड अकाउंट आ गया, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, एंड सेकंड वन बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, यानी पूरा बैलेंस ऑफ ट्रेड प्लस नेट अर्निंग्स ऑफ। देखो इसको आप ऐसे कह सकते हो, ये तो हुआ बैलेंस ऑफ ट्रेड या मर्केंडाइज अकाउंट, ठीक है। ये आपका हुआ करंट अकाउंट, ठीक है, कह सकते हैं ना करंट अकाउंट। ये आपने लिख लिया कैपिटल अकाउंट, और इनको मिला के ये पूरा का पूरा क्या बन गया? ठीक बात है। बैलेंस ऑफ ट्रेड और मर्केंडाइज अकाउंट इज द पार्ट ऑफ करंट अकाउंट, और ये आपने लिख दिया बैलेंस ऑफ सर्विसेज। एक और चीज लिख दी यूनिलेटरल पेमेंट, ये करंट अकाउंट का, ये पूरी कैपिटल अकाउंट आ गया, और इन दोनों को ऐड कर देते हो तो आपके पास क्या आ गया? बैलेंस ऑफ पेमेंट। सिंपल सी बात है। एरर एंड ओमिशन की बात की, या जैसे आपने ऑफिशियल रिजर्व उसको अलग, इसके अलावा आप दिखाना चाहते थे, यहाँ दिखा दो ऑफिशियल रिजर्व, तीनों बन गया। तो इस तरीके से आपने इसको पूरा कर लिया। तो आपने क्या किया? जो आपका बैलेंस कैपिटल अकाउंट है वो देखा फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो माइनस फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो ऑफ FDI लोन्स बैंकिंग, यानी कितना तो FDI आया, लोन इंडिया में आया। ध्यान से समझना, यहाँ पर ये मत देखना कि आपके पास कैसे पैसे आ रहे, पैसे इंडिया मतलब फॉरेन रिजर्व इंडिया में आने चाहिए, पैसे इंडिया में आने चाहिए, तो वो प्लस आइटम होगा, चाहे लोन में आए चाहे कैसे भी आए। अगर इंडिया में पैसे आ रहे तो प्लस आइटम है। आपने कहीं और FDI की है, लोन दिया है बैंकिंग ट्रांजेक्शन की, तो आपके लिए नेगेटिव आइटम। सिंपल सी बात है। और ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट अभी देखा कि कितना करंट अकाउंट से है,
कितना बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट का है, कोई एरर तो नहीं कर रखी, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसीज तो नहीं है, और ऑफिशियल रिजर्व। 4 चीज़ें आई। करंट अकाउंट का समझ में आया क्या क्या आता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ सर्विसेज, यूनिलेटरल पेमेंट। बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट में जितनी भी आपकी लोन से रिलेटेड है, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस है गोल्ड की, वो सारी यहाँ आ गई। और आपका डिस्क्रिपेंसीज का कोई एरर और ओमिशन जो कर दिया, और ऑफिशियल रिजर्व देखा, अगर आपका इनफ्लो हो रहा है यानी इंक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव। तो ये 4 चीज़ें आपने पढ़ी, ठीक है। और ये एक बात आपने पढ़ी कि कैपिटल अकाउंट से करंट अकाउंट को पूरा किया जा सकता है, लेकिन करंट अकाउंट से कैपिटल अकाउंट को पूरा नहीं किया जा सकता, ठीक है, बहुत अच्छे। डिस्क्रिपेंसीज का मतलब हमने पढ़ लिया। अब देखो ध्यान से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑटोनोमस आइटम और एक होता है अकोमोडेटिंग आइटम। ऑटोनोमस का मतलब जो ऑटोमेटिकली हो रहे हैं फॉर द सेक ऑफ द प्रॉफिट्स। आप किसी को एक्सपोर्ट कर रहे हो, किस पर्पज के लिए, क्योंकि आपको प्रॉफिट कमाना है। कोई कंट्री हमें एक्सपोर्ट कर रही है, मान लीजिए हमारे जो इम्पोर्ट है वो प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, यानी ऑटोमेटिक ट्रांजेक्शन्स है। ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। वो क्या चाहते हैं, मेन मोटिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, आपका अबोव द लाइन आइटम। अबोव द लाइन आइटम मतलब आपका मेन ऑब्जेक्टिव है, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट है, इससे ऊपर ट्रांजैक्शन प्रॉफिट कमाने के लिए आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो। एक आया आपका पास अकोमोडेटिंग आइटम, इसका मेन पर्पस होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक करना। ये तो किस लिए कर रहे हो, प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, इनकम जनरेट करने के लिए फॉरेन मार्केट से। या आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव रह गया, यहाँ रह गया, इसको यहाँ तक लेके आना है, तो इसको पूरा करने के लिए जो ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो वो क्या होगी, अकोमोडेटिंग आइटम। इसको बोलते हैं बिलो द लाइन आइटम। इसका क्या होता है, टू करेक्ट द बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये देखो आपका ये बैलेंस ऑफ पेमेंट था, आप ज़्यादा अगर एक्सपोर्ट करोगे तभी तो प्रॉफिट होगा, तो ये क्या हुआ, अबोव द लाइन आइटम, यानी आपका कौन से हुए, ऑटोनोमस। और इसको ठीक करने के लिए ये क्या हुआ, आपका अकोमोडेटिंग आइटम। ठीक है भाई, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से काम करता है आपका। ओके, तो हाँ भाई, अब हम पढ़ेंगे डिसइक्विलिब्रियम। देखिए, अगर किसी कंट्री का रिसिप्ट ज़्यादा है पेमेंट से तो फेवरेबल, और रिसिप्ट कम है पेमेंट से तो अनफेवरेबल, और रिसिप्ट इक्वल है बैलेंस पेमेंट से तो आपका इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा एक्चुअलिटी में नहीं होता। अभी हमने बात पढ़ी कि 2 सेंस होती है, अकाउंटिंग सेंस में तो आपको ये 0 ही रहेगा, लेकिन जब आप बात करोगे इकोनॉमिक सेंस में तो आपका क्या होगा, ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। कौन कौन से डिसइक्विलिब्रियम होता है, देखिए 5 तरीके का डिसइक्विलिब्रियम होता है। एग्जाम में आता है कि सेलेक्ट फ्रॉम द टाइप ऑफ डिसइक्विलिब्रियम फ्रॉम द बिलो। तो आपके पास देखो कौन कौन से है। सबसे पहले देखो टेम्परेरी डिसइक्विलिब्रियम। टेम्परेरी बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। कोई जैसे अभी मान लो कोई सिचुएशन होगी, जैसे कोविड आ गया आपके पास, फ्लड आ गई, तो इसकी वजह से आपका क्या हुआ, मतलब ऐसी चीज़ आ गई कि आपका को खुद के लिए ही ज़्यादा यूज़ करना पड़ गया, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर पाए, ठीक है। जैसे इंडिया ने भी वीट को एक्सपोर्ट को रोक दिया, रीज़न है कि इंडिया के लिए आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अभी शुगर के लिए रोक दिया, तो इस तरीके की कर रही है। तो ये रीज़न क्या है कि कुछ शॉर्ट टर्म रीजन्स की वजह से आपके पास ये डिसइक्विलिब्रियम आया हुआ, तो इसको बोलते हैं टेम्परेरी डिसइक्विलिब्रियम, वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद आया आपके पास साइकिलिकल डिसइक्विलिब्रियम, जो ट्रेड साइकिल की वजह से चल रहा है। भाई जब रिसेशन चल रही है ना, तो आपके इम्पोर्ट ज़्यादा हो गए, एक्सपोर्ट हुए ही नहीं। एक्सपोर्ट नहीं हुए तो बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका रह गया, आपका नेगेटिव रह गया। एक तो वह टेम्परेरी, बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए कोई एक नेचुरल हजार जैसे कोई प्रॉब्लम्स की वजह से हो गया, और दूसरा आपके हुआ साइकिल, जो साइकिल का जैसे जब रिसेशन के टाइम में आपका अनफेवरेबल हुआ। एक हुआ स्ट्रक्चरल चेंजेस, गवर्नमेंट ने अपने आप को पूरा स्ट्रक्चरली चेंजेस करना चाहती है। फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया में बुलेट ट्रेन बन रहे का प्रोजेक्ट है। अब बुलेट ट्रेन है तो मोस्टली पैसा इंडिया में लगेगा, बहुत ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट है। रेलवेज, किसी पर्टिकुलर ईयर में रेलवेज पे काम करने लग गई गवर्नमेंट, कुछ और चेंजेस करने लग गई, किसी सिटी को मॉडर्नाइजेशन करने लग गई, तो कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आ गए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लग गई। तो उसमें जब आपका सारा पैसा, सारा मतलब आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाए, बाहर नहीं लगा पाए, इंडिया में ही लगा दिया, तब ये क्या हुआ, आपका स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम, ठीक है। मतलब ड्यू टू स्ट्रक्चरल चेंजेस, ठीक है। इंडिया एक्सपोर्ट जेनरिक प्रोडक्ट इज सब्स्टिट्यूट एंटर इन द मार्केट, ठीक है।
एक आया सेकुलर, जब ये लॉन्ग टर्म के लिए हो जाता है, मतलब अब ये आप ठीक ही नहीं कर पाए, 15-20 साल तक आपका ये चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, तो ये क्या हुआ, लॉन्ग टर्म आपका डिस्ट्रीब्यूटिव कौन सा होता है, आपका सेकुलर। और जब इसकी भी एक लंबी सीरीज बन जाए, 20 से 25, 30, 40 साल की आपकी सीरीज बन जाए, तो मतलब अभी आपकी फंडामेंटल हो गया कि मतलब ये तो रहेगा ही रहेगा, तो इसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, जब क्या होता है कि रिमेन्स नेगेटिव लॉन्ग टर्म टाइम सीरीज लंबे समय तक रह जाए, तो आपका क्या हुआ, फंडामेंटल। ध्यान से सुनिए, एग्जाम में यही आता है कि कौन कौन से टाइप है। तो सबसे पहले आपने कौन सा पढ़ा है, टेम्परेरी, और टेम्परेरी किसकी वजह से है, किसी शॉर्ट टर्म रीजन की वजह से होता है। ठीक है, दूसरा आपने पढ़ा क्या, हाँ आपका, हाँ नेचर की वजह से हो सकता है। आपने दूसरा पढ़ा साइकिलिकल, तो साइकिलिकल में क्या होता है, ट्रेड साइकिल की वजह से, जब आपके पास रिसेशन है तब आपके पास मतलब अपने क्या हुआ कि एक्सपोर्ट नहीं बढ़ पाए, प्रोडक्शन ही नहीं हो पाया, इस वजह से। तीसरा आपने पढ़ा स्ट्रक्चरल, तीसरा कौन सा पढ़ा, स्ट्रक्चर, कि कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस करने लग गए, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो सकता है, बैंकिंग स्ट्रक्चर हो सकता है, कोई और चीजें जो हो सकती है, ये हुआ। फिर आपने पढ़ा सेकुलर, सेकुलर मतलब जब लॉन्ग टर्म हो जाए काफी टाइम तक, और फिर एक पढ़ा फंडामेंटल, बहुत लंबी टाइम सीरीज तक आप चले जाओ। हाँ, ऑप्शन में पांचों है ये आपके, एक में ऐसे मिलेगा टाइम सीरीज बन रही है लंबे समय तक, 20 साल से ऊपर की अगर बन गई ना तो फंडामेंटल आ गया, ऊपर का हो गया तो मतलब एक टाइम सीरीज तक लगातार चलता ही जा रहा है। ठीक है, तो वो क्या होगा, फंडामेंटल। तो अभी इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में कौन सा है, तो आप क्या कहोगे, फंडामेंटल या सेकुलर है, क्यों, हाँ तो आप क्या कहो, हाँ तो लंबे समय तक चल रहे, नेगेटिव लेकिन लंबे समय तक, 1-2 साल का हो तो कोई नहीं है, लेकिन आपका लंबे समय तक चलता फंडामेंटल होगा। जिसी हाँ तो फिर फंडामेंटल ही होगा क्या, हाँ बस टाइम का है, हाँ मोस्टली ऐसे कहते हैं, ऑन एवरेज 20 ईयर से ज़्यादा हो गया तो फंडामेंटल की सीरीज में चला गया आपका। ठीक है, वहाँ मेनली ये माना जाता है कि टाइम पीरियड अगर 20 तक है तो बस वो फिर सेकुलर पे चला जाए, 20 तक चला गया तो बाद चला गया तो उसमें आ गया। ठीक है, ओके। हाँ अब इसके देखो रीजंस क्या है, किसके भी देखो, अकाउंटिंग सेंस में आपके रिसिप्ट और पेमेंट हमेशा ऑलवेज बैलेंस रहेगा, ये बात याद रखोगे, जीरो रहेगा। लेकिन जब बात करोगे इकोनॉमिक सेंस में तो कुछ ना कुछ बैलेंस हो सकता है, आपके पास या तो रिसिप्ट ज़्यादा होगी या पेमेंट ज़्यादा होगी, फेवरेबल भी हो सकता है, अनफेवरेबल भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, क्या क्या रीजन्स है, देखो आपके पास सबसे पहले नेचुरल कॉजेज हो सकते हैं आपके पास, लाइक फ्लूड हो गया, कोरोना वायरस आ गए तो इसकी वजह से सभी पे फर्क पड़ा, ये रीजन है, ये आपको खुद ही सेलेक्ट करने होंगे कि किस तरीके से होंगे। सेकेंड आपका साइकिलिकल फ्लक्चुएशन है, इसकी वजह से भी हो सकता है। तीसरा फॉरेन एक्सचेंज रेट, जैसे इंडिया में अभी देखो, इंडिया में क्या है कि बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज आपके डाउन चले गए, मतलब डिवेल्यूएशन हो गया, तो ये भी आपका इफेक्ट डालता है कि आप हमारे लिए एक्सपोर्ट अभी क्या हो गए हैं, महंगे हो गए हैं। ठीक है, मतलब हमारी जो है, हमारी जो प्रोडक्ट है वो सस्ते बिकेंगे आगे, ये इसके लिए ना फेवरेबल भी होता है, इसी एक टेक्निक भी होती है। ठीक है, अभी देखेंगे। फॉरेन डिमांड आपकी कम होगी आपके प्रोडक्ट की, तभी भी हो सकता है। ठीक है, डिमोनेस्ट्रेशन इफेक्ट, ये बहुत जरूरी है। एक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई आपकी, ये चेंज इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। देखो दो कंट्री है, ये ए है, ये बी कंट्री है, या इंडिया है और ये मान लो यूएसए है। जब ट्रम्प इंडिया में आया ना, उनको पता था कि इंडिया से उनका डेफिसिट नेगेटिव चल रहा है, मतलब उनका इंडिया एक्सपोर्ट वहाँ ज़्यादा करता है, तो ट्रम्प चाहता था कि इंडिया से वो बैलेंस कर ले। तो ये इंडिया मतलब ऐसा हो नहीं सकता, वो चाहता था कि इंडिया वहाँ से एक वो करे, इंपोर्ट करे बहुत सारी चीज़ें। तो मतलब क्या है, जब भी टर्म्स ऑफ ट्रेड में चेंज आएगा, मान लो इंडिया चेंज कर दे उस टाइम, तो फिर क्या होगा कि यूएस से मान लो इक्वल में हम वहाँ से इंपोर्ट करना शुरू कर देंगे। फॉर एग्जांपल देखो, पहले हम ना जो क्रूड ऑयल थे वो वेनेजुएला, ईरान यहाँ से मंगा रहे थे, लेकिन क्या है कि भाई WTO की कंडीशंस की वजह से हम यहाँ से नहीं मंगा सकते। अब हमारा आता है सऊदी अरबिया, रशिया, USA,
तो अब क्या है कि हमारे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में फ़र्क तो पड़ा ही है कि पहले हम बिल्कुल पास से मंगा लेते थे, कम रेट पे मंगा लेते थे, अब दूर से मंगा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ रही है, हाई रेट भी है। तो यहाँ पर भी क्या है, ये भी एक रीज़न है कि जब बैलेंस ऑफ ट्रेड की कंडीशन, टर्म्स ऑफ ट्रेड की कंडीशंस में चेंज आएगा तो आपके प्रॉफिट्स पे भी फर्क पड़ेगा। याद रहे कि दो कंट्री के बीच में जो प्रॉफिट कमाया जाता है, इक्वेशन भी आया हुआ है, आगे भी आएगा, उसका मेन रीज़न होता है टर्म्स ऑफ ट्रेड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि टर्म्स ऑफ ट्रेड की वजह से प्रॉफिट कमाया जाता है। एक होता है डिमोनस्ट्रेशन इफेक्ट, जैसे इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है ये डिमोनस्ट्रेशन, फॉरेन से मंगाइए वॉच, फॉरेन से ये मंगाइए, फॉरेन के ये क्लॉथ्स है, फॉरेन का ये है, मतलब हम दिखा रहे हैं कि हम फॉरेन की चीज़ें यूज़ करते हैं। समझे मेरी बात को, हम ये दिखा रहे हैं कि हम इंडियंस है और ये हम बाहर की चीज़ें लेके आ रहे हैं, वो यूज़ कर रहे हैं, मैंने ये चीज़ फॉरेन से मंगाई है। तो फॉरेन से मंगाओगे तो आपके इंपोर्ट बढ़ेंगे, एक्सपोर्ट कम हो, मतलब एक्सपोर्ट जो है वो, लेकिन इंपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गए दिखावा करने के लिए, डिमोनस्ट्रेशन, तो इंपोर्ट बढ़ेगी तो नेगेटिव में चला जाएगा। ठीक है, आपकी पॉपुलेशन ये बहुत ही ज़्यादा है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से देखो पॉपुलेशन इतनी है कि हमारा जो प्रोडक्शन है मोस्टली इंडिया में ही कंजप्शन में आ जाता है। पहले इंडियन डिमांड को फुलफिल करो, फिर बचेगा तो ही तो एक्सपोर्ट होगा ना। इसलिए इंडिया ने बहुत ज़्यादा वीट होने की वजह से भी, मतलब इंडिया ने अभी एक्सपोर्ट रोक दिया वीट का, शुगर का एक्सपोर्ट रोक दिया। रीज़न क्या है, क्योंकि इंडियन डिमांड को पहले फुलफिल करना ज़रूरी है। इसकी वजह से, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है 140 करोड़, पहले इसको फुलफिल करो। ये भी रीज़न है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका नेगेटिव रह गया। एक आपका देखो अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेमेंट इन इंटरेस्ट इन फॉरेन डेट्स। इस साल इंडिया को ऑलमोस्ट 200 US बिलियन के पेमेंट करनी है लोन के और इंटरेस्ट के समय। तो ये हमारा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट की पेमेंट है, ये नेगेटिव आइटम है जिससे कुछ मिला भी नहीं है हमें, तो ये भी एक रीज़न है आपका कि आपका नेगेटिव जाएगा। एक आपकी इंडस्ट्रीज होती है, जब उसकी ग्रोथ रेट कम हो तो भी आपका रीज़न है कि वो भाई उनका प्रोडक्शन ही नहीं हो पा रहा, उनकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, सरप्लस नहीं कमा पा रहे, तब ये भी रीज़न है। एक आपका प्राइस डिसइक्विलिब्रियम, बहुत सारी कंट्री में आपके जो प्राइसेस है वो आपके डिसइक्विलिब्रियम है, ये भी एक रीज़न है कि हमारा मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका नेगेटिव है। आपका कंजप्शन और प्राइस, देखो ये बहुत बड़ा है, मैंने अभी बताया ना कि 100 आपका जो US बिलियन है, 100 US बिलियन के तो सिर्फ और सिर्फ हम क्रूड ऑयल मंगाते हैं, टोटल इतना है आपका 192.8, और जिसमें 100 का ये है, तो सबसे बड़ा रोल तो यही प्ले कर रहा है। तो इस पर हमारा जो आपका कंजप्शन और प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल है, ये सबसे बड़ा रीज़न है। हमारे एक्सपोर्ट इतने ज़्यादा मतलब इंक्रीज तो हो रहे हैं, लेकिन आपका बहुत कम रेट से हो रहे हैं, तो ये एक रीज़न है। समझ में आई? तो ये थे रीजन्स किसकी वजह से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम में जाता है। नेचुरल कॉजेज पढ़ा, साइक्लिकल फ्लक्चुएशन, फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन डिमांड में आपकी कमी आई। उसके बाद आपने पढ़ा टर्म्स ऑफ ट्रेड, डिमोनस्ट्रेशन इफेक्ट दिखावा जिसे आपका कहा, ठीक है, इंपोर्ट बढ़ जाएंगे, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ये भी आपके पास है, पेमेंट इन इंटरेस्ट इन फॉरेन डेट्स ये भी है, इंडस्ट्री ग्रोथ, प्राइस डिसइक्विलिब्रियम, कंजप्शन और प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल, स्लो एक्सपोर्ट्स, रीजंस बिहाइंड डिसइक्विलिब्रियम। अब आया आप कैसे ठीक कर सकते हो बैलेंस ऑफ पेमेंट को। देखिए भाई, इकोनॉमिक मेजर्स हम आप पढ़ेंगे, कौन कौन से आपके तरीके हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक करने के। सबसे पहले आया मॉनेटरी मेजर्स, इकोनॉमिक में मॉनेटरी मेजर क्या क्या है। सबसे पहले डिफ्लेशन, एक होता है इन्फ्लेशन और एक हुआ डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का मतलब हुआ कि आपके प्रोडक्ट्स की प्राइसेस में कमी आ गई। देखो होगा क्या, पहले इंडिया में प्रोडक्ट मिल रहा था 100 रुपये का, अब प्रोडक्ट हो गया 80 रुपये का। अब फॉरेनर क्या सोचेंगे, भाई इंडिया में ये प्रोडक्ट 80 रुपये में मिल रहा है, 80 रुपीज़ में, पहले जो 100 रुपये का, तो पहले लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट, मतलब वो वहाँ वो दूसरी कंट्री वाले इंडिया से इंपोर्ट कराएंगे, हमारे एक्सपोर्ट हो जाएंगे इंक्रीज। एक्सपोर्ट इंक्रीज होते ही तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक होने की उस पर आ जाएगा। किसको, कौन कह रहा है, डिफ्लेशन तो ऑटोमेटिक हो गया, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन अपने आप होगा भाई, तो ऑटोमेटिक मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो डिफ्लेशन क्या हुआ कि प्रोडक्ट की प्राइसेस या गुड्स की प्राइसेस अपने आप ही कम हो रही है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस देखो एकदम से कम हो गए थे, ठीक है, लोगों ने बहुत सारा वो कराया, जिसके पास जितना स्टोरेज था उतना करा दिया। इंडिया ने क्या किया था, इंडिया ने क्रूड ऑयल का जो टैंकर्स टाइप होते हैं, स्टोरेज होते हैं, वो USA से किराए पे लिए और वहाँ पर स्टोरेज कराया,
तो ये एक रीजन था कि वहाँ पे प्राइसेस कम हो गए थे कोविड में, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, एक तो डिफ्लेशन एक मेजर है, ठीक है, प्राइस कम होंगे, डिमांड बढ़ेगी लो प्राइस की वजह से। एक आया डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन क्या होता है, इसमें ना कंट्री की किसी कंट्री की गवर्नमेंट जानबूझ के अपनी करेंसी की वैल्यू कम कर देती है, ठीक है, मतलब वॉलंटरली, मतलब खुद अपनी इच्छा से। मान लो $1 अभी कितने का है, जैसे इसमें लिख रखा है, मान लो ये एग्जांपल ले लो, $1 है अभी 70 रुपीज का, डिवैल्यूएशन कर दिया गवर्नमेंट ने, $1 80 रुपए का कर दिया। पहले जो यूएसए वाले हैं वो 70 रुपए की चीज ले सकते थे, अब कितने की ले सकते हैं, अब वो 80 रुपीज की चीज ले सकते हैं। मान लो कोई चीज है, मतलब पेन, उन्होंने पेन मंगाने, पहले वो 7 पेन मंगाते $1 में, अब वो 8 पेन मंगा सकते उसी $1 में। तो हमारे क्या होंगे, एक्सपोर्ट फिर से बढ़ जाएंगे, क्योंकि लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे, किस वजह से, डिवैल्यूएशन की वजह से, ठीक है। डिफ्लेशन अपने आप होता है मार्केट कंडीशंस की वजह से, और आपका ये जो होता है ये कौन करता है, गवर्नमेंट करती है, ठीक है। आई किसमें, डिफ्लेशन में भी तो यही काम होगा ना, प्राइस कम हो गए प्रोडक्ट के प्राइस कम हो गए तो वो लोग ज़्यादा मतलब डिमांड करेंगे कम प्राइसेस पे, प्राइस कम होंगे तो डिमांड नहीं बढ़ जाएगी, यूनिवर्सल इंक्रीज होगा, मतलब होने की स्टार्टिंग हो जाएगी, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा ना। हाँ, सिचुएशन की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। इसमें देखो, उसमें तो प्रोडक्ट के प्राइस कम हुए थे, किसमें, डिफ्लेशन में। इसमें प्रोडक्ट के प्राइस कम नहीं हुए, इसमें करेंसी की वैल्यू कम हुई है, मतलब वहाँ पे प्रोडक्ट 10 रुपए से होके 5 रुपए या 6 रुपए पे पहुँच गया तो डिमांड बढ़ेगी। यहाँ पर क्या प्रोडक्ट 10 का ही था, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ कि करेंसी की वैल्यू है वो इंडियन करेंसी की वो कम हो गई। तो पहले जैसे आपने देखा कि $1 में 7 पेन आ रहे थे, अभी 8 पेन आ रहे, तो इस तरीके से था, ठीक है। तो इसमें भी यही होगा डिवैल्यूएशन में, देखो इंपोर्ट डिक्रीज हो जाएंगे ड्यू टू कॉस्ट आपकी इंक्रीज हो गई है, और आपकी एक्सपोर्ट इंक्रीज होंगे। एक आया एक्सचेंज रेट आपकी डेप्रिसिएशन का। एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन जैसे आपकी डिवैल्यूएशन है ना, सेम इसी तरीके से, लेकिन यहाँ पर मार्केट रोल प्ले करता है एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन में भी। फॉर एग्जांपल अभी जैसे डॉलर है और इंडिया का जो करेंसी है रुपया, अपने अभी तक के मतलब हिस्ट्री में सबसे कम प्राइसेस पे है, सबसे लोवेस्ट वैल्यू पर है। रीज़न क्या है, क्योंकि भाई गवर्नमेंट को रेवेन्यू मतलब उसने जो फेडरल एक रिजर्व है उनका बैंक है, जो फेडरल रिजर्व किसका, सेंट्रल बैंक ऑफ यूएसए, उसने ना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी। इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी तो जो फॉरेनर इन्वेस्टर्स थे यूएसए के, वो इंडिया से पैसे निकाल के यूएसए में ले गए। तो यूएसए में ले गए तो रुपए की वैल्यू कम हो गई, रुपए की वैल्यू कम हो गई तो यहाँ से अब एक्सपोर्ट आपके फिर से मतलब सस्ते हो जाएंगे, इंपोर्ट महंगे होंगे, तो सेम वो चीज़ आ गई, ठीक है। तो ये मार्केट के अकॉर्डिंग आपका हो गया है, ठीक है। एक आया एक्सचेंज कंट्रोल, इसमें आरबीआई का कंट्रोल आ गया। कैसे कर सकती है आरबीआई, भाई किस प्रोडक्ट के लिए कितना आपको फॉरेन रिजर्व अवेलेबल कराया जाएगा, जितना फॉरेन रिजर्व आपको मिलेगा, मतलब आपको कोई नेसेसिटी प्रोडक्ट है तो आपके लिए ज़्यादा दे दिया, कम नॉन नेसेसिटी प्रोडक्ट है तो उसके लिए आपको नहीं दिया, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट यहाँ पर कंट्रोल करने की, सेंट्रल बैंक, जैसे कि सेंट्रल बैंक का काम ही यही है, क्या आपने सुना होगा, प्राइस स्टेबिलिटी और 2 से 6% के बीच में इन्फ्लेशन रखना। तो उसमें से ये है कि वो देखते हैं कि फॉरेन रिजर्व कितना कितना रखना है, ठीक है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कि जब भी बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक नहीं होगा तो हम लोन ले आएंगे आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से ले आएंगे, एडीबी से ले आएंगे, तो एक्सटर्नल डेट से भी अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक कर सकते हैं। और जब ये एक्सटर्नल डेट लेके आ रहे तो किसका पार्ट है ये, कैपिटल अकाउंट का। कैपिटल अकाउंट से आपने इसको पूरा कर लिया, आया समझ में। आपने पढ़ लिया कौन कौन से मॉनेटरी मेजर, अब आप पढ़ रहे हो नॉन मॉनेटरी मेजर। नॉन मॉनेटरी मेजर्स में क्या क्या कर सकते हो, देखो भाई इकोनॉमिक मेजर्स में ही नॉन मॉनेटरी मेजर्स आपके कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आप करो डिस्करेज, क्या करो, डिस्करेज इंपोर्ट्स, इंपोर्ट्स को आप डिस्करेज करो, और इसके लिए ढूंढ लीजिए क्या, सब्स्टिट्यूशन,
ठीक है। गवर्नमेंट प्लान भी करती है, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया। स्टार्टअप और स्टैंडअप में क्या डिफरेंस है? स्टैंडअप, हाँ बताओ। स्टार्टअप का मतलब है आपके पास ना कैपिटल है लेकिन आप स्टार्ट नहीं करना चाहते, गवर्नमेंट आपको प्रमोट कर रही है डिफरेंट पॉलिसीज की वजह से। स्टैंडअप का मतलब है कि पैसे नहीं हम देंगे, आप काम करो, पैसे भी देंगे और पॉलिसीज इस तरीके की। स्टैंडअप, खड़े हो जाओ आप। स्टार्टअप, बिजनेसेस लगाना शुरू करो पॉलिसीज के अकॉर्डिंग। तो ये कहता है कि इंपोर्ट को आप डिस्करेज कर दो, ठीक है, इंपोर्ट को कम से कम करो और सब्सिट्यूट्स, मतलब उसके सब्सिट्यूट ढूंढ लीजिए। तो इस तरीके का आप काम कर लीजिए। तो पहला रीजन तो ये, पहला तो ये क्या हुआ कि आप नॉन मॉनेटरी में कि इंपोर्ट सब्सिट्यूशन कर दीजिए, ठीक है। कैसे कर सकते हो? देखो आपके इंपोर्ट बढ़ रहे हैं, आप क्या करो, ड्यूटीज इम्पोज कर दो, कर सकते हो ड्यूटीज इम्पोज। ड्यूटी लगा दी तो आपके इंपोर्ट आपके क्या हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे। पहले आपका प्रोडक्ट आ रहा था 10 रुपये में, ड्यूटी लगा दी गवर्नमेंट, सिंपली 2 रुपये, 12 रुपये का प्रोडक्ट हो गया। तो लोग सोचेंगे कि वहाँ से ना मंगा के अपने यहाँ से जो लोकल मार्केट है यहाँ से परचेज कर ले, डोमेस्टिक मार्केट। तो इंपोर्ट क्या होगा, कम हो जाएगा, तो फ़ौरन आपके रिजर्व बाहर नहीं जाएंगे, तो आपके लिए प्लस होगा, ठीक है। एक तो क्या बनाया आपने, अपने इंपोर्ट्स को कम कर दिया। दूसरा रीजन आप लिख सकते हो इंपोर्ट का कोटा। इंपोर्ट कोटा आपने कर दिया रिजर्व। इंपोर्ट कोटा में क्या किया भाई, फिक्स कर दिया कि आप इस एक कमोडिटी की 40 ही यूनिट मंगा सकते हो, मैक्सिमम लिमिट लगा दी। सऊदी अरबिया है, वहाँ से 1 किलो काजू ला सकते हो आप, उन्होंने वो कर रखी है। तो इसी तरीके से इंडिया कह सकता है कि भाई ये प्रोडक्ट इसकी 10 यूनिट ही मंगा सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं मंगा सकते। तो ऐसे कर सकते हो इंपोर्ट कोटा। एक होता है इंपोर्ट एम्बार्गो, पढ़ा होगा आपने। इंपोर्ट एम्बार्गो क्या होता है कि एक जब कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री के इंपोर्ट्स पर टोटली बैन कर दे, जैसे पाकिस्तान पर इंडिया ने कर दिया था अभी, जब थोड़ा ये चला था कि हम पाकिस्तान से कुछ नहीं मंगाएंगे, तो इसको बोलते हैं कंप्लीटली बैन ऑन द इंपोर्ट्स इज कॉल्ड एम्बार्गो। इंपोर्ट एम्बार्गो मीन्स कि आप कंप्लीटली उस पर बैन कर देते हो, वो आपका इंपोर्ट एम्बार्गो, ठीक है। तीसरा आपका हो सकता है नॉन एसेंशियल आइटम्स पर आप क्या कर लो, रेस्ट्रिक्शंस लगा दो, रेस्ट्रिक्शंस ऑन नॉन एसेंशियल आइटम, ठीक है। जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगा लो। देखो एक तो होता है जनरल लाइसेंस और एक होता है स्पेसिफिक लाइसेंस। एक्सपोर्ट लाइसेंस, इंपोर्ट लाइसेंस जब मंगा रहे हो आप, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। जनरल लाइसेंस में मतलब आप लाइसेंस ले लो, जो जो उसकी लिस्ट है उसमें अकॉर्डिंग जो जो प्रोडक्ट आप इंपोर्ट करा लो। एक होता है स्पेसिफिक लाइसेंस, स्पेसिफिक लाइसेंस में आपको जो स्पेसिफिक गुड्स है वही आप इंपोर्ट करा सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे आपको अल्कोहल से रिलेटेड हो गई, तंबाकू, सिगार, इस तरीके की मंगाना है ना, इंपोर्ट करना है, तो स्पेसिफिक चाहिए होगा, ठीक है। तो दोनों तरीके से तो आप नॉन एसेंशियल उस पर आप रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो, ठीक है। इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूशन अभी मैंने बताया वो कर सकते हो। आप एक्सपोर्ट्स को प्रमोट कर सकते हो, प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट, ये भी तो तरीका है ना। एक्सपोर्ट्स को आप इंक्रीज कर दीजिए, तो इससे क्या होगा, आपके एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो फिर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक हो सकता है, ठीक है। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट एनकरेज करो, एफडीआई को क्या करो, एनकरेजमेंट टू एफडीआई, एफडीआई को बढ़ाइए, ये भी एक अच्छा तरीका है। एफडीआई बढ़ेगी तो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म भी आप, मतलब आपके एफडीआई बढ़ेगी तो इनफ्लो बढ़ेगा, इनफ्लो बढ़ेगा तो फेवरेबल हो जाएगा आपके पास, ठीक है। और फॉरेन टूरिज्म, फॉरेन मतलब आप टूरिस्ट को अट्रैक्ट करो, किसको अट्रैक्ट, टूरिस्ट आएंगे इंडिया में, पैसे खर्च करेंगे, इंडिया में इनफ्लो होगा, अच्छी बात है। टूरिज्म सेक्टर बढ़ेगा, 100% एफडीआई अलाउड है टूरिज्म सेक्टर में, तो आपका क्या होगा, ये सेक्टर भी बढ़ेगा, इसकी ग्रोथ भी बढ़ेगी। जैसे कि श्रीलंका है, श्रीलंका का जो ये फाइनेंशियल क्राइसिस आया उसका सबसे बड़ा रीजन टूरिज्म था। क्यों? क्योंकि उनकी इकोनॉमी ना टूरिज्म पे बहुत ज़्यादा टिकी थी। कोविड आ गया, कोविड आया तो टूरिज्म बंद हो गया, तो सारी इकोनॉमी बंद, तो इस तरीके से वहाँ पर ये चला गया, ठीक है। और क्या हो सकता है, आप स्टेट ट्रेडिंग को आप अट्रैक्ट करो,
स्टेट ट्रेडिंग में मतलब कि भाई आप ना ट्रेड ज़्यादा करो किसके बीच में, जैसे हरियाणा और यूपी के बीच में, एज कम्पेयर टू आप बाहर से ट्रेड करो। मतलब समझ में आया? विद इन आप स्टेट ट्रेडिंग को फॉलो कीजिए एज कम्पेयर टू आप इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये आप बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक करने के तरीके हैं, लेकिन ये ज़्यादा मतलब सक्सेसफुल इसलिए नहीं है क्योंकि आपका फॉरेनर मार्केट नहीं बढ़ पाएगा, डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। तो देखो ये जो आपने पढ़ा है वो इसमें क्या क्या था कि आप इंपोर्ट का रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो, डिस्करेज कर सकते हो, कोटा बना सकते हो, एम्बार्गो आपका मीनिंग क्लियर है। फिर रेस्ट्रिक्शंस और नॉन एसेंशियल आइटम ये भी रोक देगा तो इंपोर्ट कम होंगे तो ठीक हो सकता है। एक्सपोर्ट्स को प्रमोट कर सकते हो, एफडीआई को इंक्रीज करो, फॉरेन टूरिस्ट को अट्रैक्ट करो, स्टेट ट्रेडिंग को करो। तो ये आपका क्या था?